बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इससे पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर की पहली 5 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस की हैं और अभी हम इसी चैप्टर की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.6 करने लगे हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन है विच एटम हैज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर एटम्स के पेयर बताए हुए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन से एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो पहले पार्ट में बोरोन और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। तो बोरोन और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने से पहले हमें इन दोनों एटम्स की पीरियोडिक टेबल में लोकेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि बोरोन और नाइट्रोजन की लोकेशन क्या है और आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या होता है। पीरियोडिक टेबल के पहले पीरियड में आता है हाइड्रोजन हीलियम, फिर दूसरे पीरियड में आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो अगर आप देखें तो ये रहा बोरोन और ये रहा नाइट्रोजन, यानी पीरियोडिक टेबल के दूसरे पीरियड में बोरोन और नाइट्रोजन आते हैं। अब पीरियड में ये लेफ्ट टू राइट पाए जाते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है वो पीरियड में क्या था कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। यहाँ पर बोरोन और नाइट्रोजन को देख लेते हैं। तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 5 और नाइट्रोजन की होती है 7, यानी बोरोन के न्यूक्लियस में यहाँ पर 5 प्रोटॉन होते हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और नाइट्रोजन के केस में सेंटर में 7 प्रोटॉन होंगे और 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जैसे ही हम बोरोन से नाइट्रोजन की तरफ गए हैं एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, यानी न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी मिकदार बढ़ गई है। तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचेगा, जिसकी वजह से इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी यही तो होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ खींच रहा है, जबकि बोरोन के केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ नहीं खींचेगा। सबसे पहली बात हमें यह पता होनी चाहिए कि एटम्स की लोकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, आया वो अलोंग द पीरियड प्रेजेंट है या अलोंग द ग्रुप। और फिर दूसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, ग्रुप में क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड और पीरियड्स में क्या है। तो इस सवाल का जवाब इस तरह से लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। सबसे पहले आपने ये बताया कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। द एलिमेंट्स दैट हैज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी फार्दर to the left of periodic table. Therefore, boron has smaller ionization energy as compared to the nitrogen. यहाँ पर ये बात की गई है कि जो लेफ्ट साइड पे है पीरियड में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और जो राइट साइड पे है पीरियड में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते होते हैं। फिर अगला पार्ट है बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन पूछा गया है। अगेन वही बात कि हमें बेरिलियम और मैग्नीशियम की लोकेशन पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहली बात ये पता लगानी है कि इनकी लोकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 2 है उसके अंदर पहला एलिमेंट आता है बेरिलियम और दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है अलोंग द ग्रुप वो कुछ इस तरह से है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज अलोंग ग्रुप। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब अगर यहाँ पर बेरिलियम के एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैग्नीशियम के केस में सेंटर में 12 प्रोटॉन है
और 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और आखिरी वाली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर यहाँ पर आप गौर करें तो एटम का साइज इंक्रीज हुआ है। जैसे ही हम बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ आए हैं, साइज इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आपने एटॉमिक नंबर को नहीं देखना, यहाँ पर साइज जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। तो बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ साइज इंक्रीज हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि जो आखिरी शेल है या आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन है उनका न्यूक्लियस से फासला बढ़ गया है। इनका फासला बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आखिरी शेल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में कम हो गई है। जब इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ पर आसान हो जाएगा, यानी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जबकि बेरिलियम के केस में न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ज्यादा है, इसलिए बेरिलियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा और मैग्नीशियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। द एलिमेंट दैट हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी विल कोरिस्पोंड टू द एलिमेंट क्लोजर टू द बॉटम। जो एटम जितना नीचे होगा उतनी उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। देयरफॉर मैग्नीशियम हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द बेरिलियम। ग्रुप 2A में मैग्नीशियम नीचे है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। फिर अगला पूछा गया है कार्बन और सिलिकॉन के बारे में। तो कार्बन और सिलिकॉन भी अलोंग द ग्रुप पाए जाते हैं। ऊपर ऐसे कार्बन होता है और नीचे सिलिकॉन होता है। ये बात है ग्रुप नंबर 14 की या ग्रुप 4A की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो कार्बन के 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि सिलिकॉन के केस में सेंटर में 14 प्रोटॉन होंगे और 14 ही इसके अंदर जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन होंगे। इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरे शेल के अंदर फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जैसे ही हम कार्बन से सिलिकॉन की तरफ आए हैं, साइज इंक्रीज हुआ है। साइज जब इंक्रीज हुआ है तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला बढ़ा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम है और इसको निकालना आसान होगा। तो सिलिकॉन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और कार्बन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। साइज इंक्रीज करने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है अलोंग द ग्रुप। तो इसका आंसर हमने कुछ इस तरह से लिखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, देयरफॉर द एलिमेंट हैज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी विल कोरिस्पोंड टू द एलिमेंट क्लोजर टू द बॉटम। जो एटम नीचे की तरफ है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। देयरफॉर सिलिकॉन हैज स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द कार्बन। और ये बात हो रही है ग्रुप 4A की। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज लोअर मेटालिक कैरेक्टर। कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स बताए हुए हैं और इनके अंदर हमने बताना है कि किसका मेटालिक कैरेक्टर कम है। पार्ट ए में लिथियम और पोटाशियम के मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो मेटालिक कैरेक्टर को कंपेयर करने से पहले हमें इन दोनों एटम्स की लोकेशन पता होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में, या ये अलोंग द पीरियड प्रेजेंट है या अलोंग द ग्रुप। और फिर दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड जो है वो ग्रुप में क्या है और पीरियड्स में क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं लिथियम और पोटाशियम की लोकेशन। लिथियम और पोटाशियम ग्रुप 1 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट लिथियम और फिर पोटाशियम। तो यानी मतलब ये है कि लिथियम और पोटाशियम अलोंग द ग्रुप प्रेजेंट है और अलोंग द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू द पोटाशियम। लिथियम का मेटालिक कैरेक्टर कम होगा और पोटाशियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और यही बात हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। मेटालिक कैरेक्टर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से होता है। लिथियम का अगर हम देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। लिथियम के 3 प्रोटॉन होंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि पोटाशियम के केस में 19 प्रोटॉन होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे
और जो तीसरा शेल है उसके अंदर फिर 8 और आखिरी वाले शेल के अंदर इसके 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पोटेशियम के लिए इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान होगा और जब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मेटालिक बॉन्ड बनेगा। मेटल्स के अंदर यही तो होता है, केटाइन होते हैं और केटाइन के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं और इन पॉजिटिवली चार्ज केटाइन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो जैसे ही हम लिथियम से पोटेशियम की तरफ आएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिथियम हैज लोअर मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, द एलिमेंट दैट हैज हायर मेटालिक कैरेक्टर विल बी क्लोजर टू द बॉटम। जो एलिमेंट जितना नीचे होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। फिर हमसे पूछा गया है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर 2 जो है उसका पहला एलिमेंट होता है बेरिलियम, दूसरा एलिमेंट इसका मैग्नीशियम होता है और फिर कैल्शियम होता है। मैग्नीशियम के अंदर होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम के अंदर होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही मैग्नीशियम से कैल्शियम की तरफ आएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी मैग्नीशियम का मेटालिक कैरेक्टर कम है और कैल्शियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। मैग्नीशियम हैज लोअर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, द एलिमेंट दैट हैज हायर मेटालिक कैरेक्टर विल बी क्लोजर टू द बॉटम। अगला पार्ट है इसी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हमें कंपेयर करना है और इनका मवाजना करना है। हमने यहाँ पर करना है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मवाजना। तो मवाजना करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे हम लिथियम की मिसाल ले लेते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन होंगे और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत। अफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत। जैसे यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर 9 प्रोटॉन होंगे, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किसी भी दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जैसे इसके करीब अगर हाइड्रोजन रख देंगे तो ये हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, चूंकि इसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो दूसरा एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो जाएगी। तो ये फर्क है आयोनाइजेशन एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है और जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है यानी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है और ऑक्टेट जब पूरा करता है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो इस केस में एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो सकती है और ऐड भी हो सकती है। पहले पॉइंट में यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आइन इन द गैसियस स्टेट। यानी गैसियस स्टेट के अंदर किसी एटम या आइन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। गैसियस स्टेट का मतलब है कि एक अकेला एटम चूंकि गैसियस स्टेट में एटम एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और अकेले अकेले होते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन है, द एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में किसी एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या फिर एब्सॉर्ब भी हो सकती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।
सिंबल है इसके, आयनाइजेशन एनर्जी को कैपिटल आई ई से जाहिर किया जाता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कैपिटल ई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये हमेशा एड होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसके अंदर एडिशन ऑफ एनर्जी भी हो सकता है और रिलीज ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब है कि एडिशन ऑफ एनर्जी हुआ है और नेगेटिव का मतलब है कि रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ है। फिर सिग्निफिकेंस की बात हम कर लेते हैं। इंडिकेट्स हाउ स्ट्रांगली एन एटम होल्ड ऑन टू इट्स इलेक्ट्रॉन, ये जाहिर करता है कि एटम ने कितना स्ट्रॉन्ग अपने इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा है। इंडिकेट्स द टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या जाहिर करता है कि किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत कितनी है। आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्योंकि दोनों के अंदर एनर्जी इन्वॉल्व होती है और एनर्जी का यूनिट सेम है। ट्रेंड जनरली इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड देख लेते हैं। टाइपिकली बिकम मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट एंड लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब ये है कि पीरियड्स में इंक्रीज करती है और ग्रुप में ये डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है और ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू द बॉटम डिक्रीज करती है। फिर इसके बाद बात की गई है रिलेशनशिप की, इनवर्सली रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी, यानी जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी कम रिएक्टिविटी होगी। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी और डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी है। हायर द इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी इम्प्लाइज हायर रिएक्टिविटी। रोल इन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर चूंकि एटम अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है इसलिए इसके नतीजे में केटाइन बनता है और इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर तो इसके नतीजे में एनाइन बनता है। की बात की गई है कि कहाँ पर यह रूल अप्लाई नहीं होता। नोबल गैसेस हैव एक्सेप्शनली हाई आयनाइजेशन एनर्जीज ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, यानी उनका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। नोबल गैसेस जनरली हैव लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ड्यू टू देयर ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.8 है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस विल अकर। ये कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं जिनमें एक हैलोजन एटम दूसरे हैलोजन एटम को डिस्प्लेस कर रहा है और पूछा गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी, यानी हमें जो हैलोजन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका रिएक्टिविटी का ट्रेंड हमें देखना होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। इधर हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से नीचे की तरफ आते जाते हैं यानी अलोंग द ग्रुप, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस अलोंग द ग्रुप, यानी ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे अब फ्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन के बाद वाले सारे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है। अब क्लोरीन जो है ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को डिस्प्लेस कर सकता है। ब्रोमीन, आयोडीन और नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, बल्कि एस्टेटीन तो होता ही रिएक्टिव है, ये कंपाउंड कम ही बनाता है। और आयोडीन जो है वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अब नीचे वाला जो एलिमेंट है वो ऊपर वाले एलिमेंट को किसी सूरत में भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है। सवाल नंबर 1 में अगर आप देखें तो क्लोरीन है वो इस आयोनिक कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है, ये जो रिएक्शन बताया हुआ है। अब फ्लोरीन ऊपर आता है और क्लोरीन नीचे आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो जैसे आपको अभी बताया है कि फ्लोरीन
क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इस वजह से ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। Displacement reaction will not occur because the reactivity of halogens decrease down the group. Thus, the order of decreasing power oxidizing is fluorine का oxidizing power ज़्यादा है as compared to the chlorine, then bromine and then iodine. Therefore, chlorine cannot oxidizes fluorine. चूंकि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें यहाँ पर क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और फ्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। और इधर दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। यहाँ पर क्लोरीन ने फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज किया है जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर अगला सवाल है जिसमें ब्रोमीन ने पोटाशियम आयोडाइड के अंदर आयोडीन को डिस्प्लेस किया है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ब्रोमीन जो है वो नीचे वाले जो हैलोजन है उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप। दैट्स द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इज, ऑर्डर तो यही है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है। ये वाला रिएक्शन फिजिबल है। देयरफॉर ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन। यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। फिर अगला सवाल है जिसमें आयोडीन ने डिस्प्लेस किया है ब्रोमीन को पोटाशियम ब्रोमाइड के अंदर, यानी आयोडीन ने ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज किया है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट अकर बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप। यही लाइन आपने लिखनी है, यहाँ पर इतनी कुछ लाइन सारे सवालों में लिखनी है। फिर आखिर में आपने बता देना है कि ये वाला ऑक्सीडेशन फिजिबल है या नहीं। देयरफॉर आयोडीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज ब्रोमीन। तो यहाँ पर आयोडीन जो है वो ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 4 जिसमें क्लोरीन ने डिस्प्लेस किया है ब्रोमीन को। चूंकि क्लोरीन ऊपर आता है और ब्रोमीन नीचे आता है, इस वजह से क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये रिएक्शन फिजिबल है यानी पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल ऑकर बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। दस द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इज दिस वन। देयरफॉर क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन। नेक्स्ट, क्लोरीन ने डिस्प्लेस किया है आयोडीन को सोडियम आयोडाइड के अंदर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल ऑकर बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप। दस द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग इज, ये ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग पावर का हैलोजेंस की। देयरफॉर क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। बस सिंपल सा एक ऑर्डर आपने याद रखना है कि कौन सा हैलोजन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन है कंपेयर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज है उनको हमने कंपेयर करना है। तो इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने से पहले हमें किसी मेटल और किसी एक नॉन मेटल के स्ट्रक्चर को देखना होगा। यहाँ पर हम मेटल की एग्जांपल ले लेते हैं आयरन। आयरन के एटम का फार्मूला होता है Fe। तो आयरन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आयरन के केटाइंस होते हैं क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर। किसी आयरन के ऊपर +2 का चार्ज होगा तो किसी के ऊपर +3 का चार्ज होगा, और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे वो यहीं पर इनके दरमियान में कहीं घूम रहे होंगे। और इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयरन के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मेटालिक बॉन्ड के अंदर यही तो होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का C होता है, इलेक्ट्रॉन्स C के अंदर केटाइंस जो हैं मेटल के केटाइंस वो घूम रहे होते हैं। These are the metal cations। घूम नहीं रहे बल्कि ये मेटल के केटाइंस अपनी जगह पर पड़े हुए होंगे और ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होंगे। इसका अगर सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये केटाइंस होंगे जो कि अपनी जगह पर फिक्स्ड होंगे। ये सिर्फ थोड़ा अपनी जगह से ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह को नहीं छोड़ सकते, और इनके दरमियान में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। तो ये मेटल का स्ट्रक्चर है। नॉन मेटल के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आज़ाद नहीं घूम रहे होते,
बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए हेल्ड होते हैं बिटवीन द टू एटम्स। दूसरी तरफ नाइट्रोजन है जिसमें दो नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बंधे हुए होंगे इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। यहाँ पर हम इनकी प्रॉपर्टीज का मवाजना कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स जनरली हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी which means that they can conduct heat easily. On the other hand, non-metals tend to have poor conductivity making them less efficient at the conducting heat. अब चूंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आज़ादाना घूम रहे होते हैं, इस वजह से ये हीट को मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ लेकर जा सकते हैं। जैसे ये एक मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री। अब मेटल के एक सिरे को यहाँ पर हीट किया जाएगा तो ये हीट इन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए मेटल्स के दूसरे सिरे तक ट्रांसफर हो जाएगी। फिर दूसरी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव freely in the metal lattice. Non-metal have few exceptions such as graphite are the poor conductor of electricity because the lack of free electrons. मेटल्स के अंदर चूंकि वही बातें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आज़ादाना मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा सकते हैं, इसलिए इनकी वजह से यानी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है। फिर दूसरी बात है एडेप्टिबिलिटी। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी मेटल्स की शीट्स बनाई जा सकती हैं ड्रॉन इनटू शीट्स। मेलिएबिलिटी का मतलब ये होता है और डक्टाइल का मतलब है कि कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। अब ये मेलिएबल और डक्टाइल क्यों हैं? अब जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मेटल के अंदर केटाइन होते हैं और उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इनके दरम्यान में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो अगर इसके ऊपर ऐसे हथौड़ा मारेंगे, इसके ऊपर जब हथौड़ा लगेगा तो ये इधर नीचे बैठ जाएगा और इनके दरम्यान में अपनी जगह बना लेगा और ये जो है ऐसे नीचे अपनी जगह बनाते जाएंगे, यानी एक लाइन में आ जाएंगे। इधर से ऊपर से जब इनको फोर्स लगेगी तो ये सारे एटम्स जो हैं केटाइन्स, ये एक लाइन में ऐसे जुड़ जाएंगे, यानी इनसे एक शीट बन जाएगी। तो इस शीट बनाने की प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। और दूसरी चीज है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है कि हम वायर बना सकते हैं। अगर ये मेटल का एक चंक है और इसको हम हर तरफ से ऐसे फोर्स लगाएंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इससे एक वायर बन जाएगी। तो इस यानी वायर, मेटल से एक वायर बनाने की जो खसूसियत है इसको कहते हैं डक्टिलिटी। तो इस तरह से मेटल मेलिएबल है और डक्टाइल है। So they can be hammered, drawn into wires, or transformed into thin sheets without breaking. This property is due to the metallic bond which allows atom exchange easily under the pressure. चूंकि इसके अंदर केटाइन्स होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होता है और एटम्स जो है वो अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करने पे। नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, रादर दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल होते हैं, यानी नाजुक होते हैं, वो टूट जाते हैं। फिर अगली बात है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड दैट रिक्वायर lot of energy to break. On the other hand, non-metals often have lower melting and boiling point because their atoms and molecules are held by weaker bonds such as covalent bond, van der Waals forces or hydrogen bonds that require less energy to break. मेटल का जो मेटालिक बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि नॉन मेटल के केस में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, van der Waals या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि वीक होते हैं और उनको तोड़ना आसान होता है। कंपैरिजन ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देख लेते हैं। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही बात है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। डेंसिटी जनरली हैव हाई डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जनरली हैव लो डेंसिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फिर अगली चीज आ गई है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि शीट्स बनाना। Malleable can be hammered into sheets or brittle tend to break or shatter when hammered. डक्टिलिटी का मतलब होता है drawn into wires, यानी ये डक्टाइल होते हैं, can be drawn into wires. और नॉन मेटल जो है वो नॉट डक्टाइल, tend to break when stretched. लेस्टर का मतलब होता है चमक, जनरली हैव मेटालिक लेस्टर। मेटल्स जो हैं उनको अगर धूप पर रखा जाए तो वो चमकते हैं और ये उनकी चमक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। may have metallic और नॉन मेटालिक luster। और नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली डल होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई चमक नहीं होती। फिर अगली बात रिएक्टिविटी की गई है, टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव केटाइन। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और केटाइंस बनाते हैं। नॉन मेटल्स के केस में क्या है, टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आइन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव आइंस बनाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और नॉन मेटल्स form negative oxidation state, a shear electron in covalent bond। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है और या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। मेटल्स की एग्जांपल में आ जाता है आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम और सोडियम। और नॉन मेटल्स की एग्जांपल में आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। तो ये थी इस चैप्टर की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस। इसके बाद अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर की यानी चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज की रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे।